नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे धूमिल जी की कविता मोचीराम। तो समकालीन कवियों में अपनी विशेष पहचान रखने वाले या साठोत्तरी कविता के सशक्त कवि के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो मोचीराम जो इनकी कविता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर सुदामा पांडे धूमिल जी की एक प्रसिद्ध और विचारोत्तेजक कविता है। इसके माध्यम से कवि ने किन किन बातों को यहाँ इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। श्रमजीवी वर्ग की पीड़ा, यानी जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, उस वर्ग की पीड़ा को उजागर किया है। सामाजिक असमानता और आम आदमी के संघर्ष को बहुत ही बेबाकी और यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस कविता के प्रकाशन की अगर बात करें तो ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह, जिसका नाम क्या है, संसद से सड़क तक, में 1972 में जिसका प्रकाशन हुआ था, उसमें संकलित की गई है। आइए इस कविता के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर कविता की शुरुआत कैसे होती है कि रामपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। मुझे यानी कवि को किसने टटोला? आंखों ने। आंखें किसकी है? यहाँ पर मोची की आंखें हैं। रामपी, रामपी एक औजार है जिससे जूते को तराशा जाता है या जूते की मरम्मत की जाती है। तो यहाँ पर मोचीराम ने अपनी रामपी से नजरें हटाई और किसको देखा? क्षण भर के लिए कवि को देखा, उसे टटोला और फिर पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला। और उसका बात करने का जो लहजा था, मुस्कुराहट के साथ वो हंसते हुए कवि से बात करने लगा और क्या कहता है? बाबूजी, सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मोचीराम, जो संबोधन किया है मोचीराम का, वो अगर देखें तो एक सम्मानजनक संबोधन है। मोचीराम कहा है तो यहाँ यानी संबोधन जो है वो सम्मानजनक संबोधन कवि के माध्यम से किया गया है मोचीराम को, यानी मोची को। तो यहाँ पर मोची के जो विचार हैं वो भी किस प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं? सामाजिक समानता की, यानी उसके अनुसार जो समाज है वो उसके लिए समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वो कहता है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। अर्थात उसके कहने का भाव क्या है कि वो बताना चाहता है कि समाज में चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई ऊंची जाति का है, चाहे कोई नीची जाति के लिए का है, वो सब क्या है? बराबर हैं। उसके लिए क्या है? वो एक जोड़ी जूता है, क्योंकि जब व्यक्ति आता है तो वो अपने जूते मोची को देता है और मोची का काम क्या है? उन जूतों की मरम्मत करना। अर्थात जब मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है तो मोची याद आता है। तो इसलिए मोची को ये भाव आता है मन में कि प्रत्येक आदमी मेरे लिए एक जोड़ी जूते के समान है। जो मेरे सामने खड़ा है, किस काम के लिए? मरम्मत करवाने के लिए खड़ा है। यानी उसी प्रकार, क्योंकि ये प्रतीकात्मक कविता है, तो यहाँ अगर हम देखें, विचार करें, तो जूते जो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कवि ने लिए हैं, वो जूता केवल एक जूता मात्र नहीं है, बल्कि वो यथार्थ है हमारे सामाजिक जीवन का, जिसमें मानव की कमजोरियां, उसके जीवन की वास्तविकताओं की ओर इसके माध्यम से संकेत किया है। तो यहाँ मोचीराम ये कहता है कि जो भी जिसको भी जरूरत पड़ती है अपने जूतों को ठीक करवाने के लिए, वो मेरे सामने खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए बराबर है। तो यह मोचीराम सभी मनुष्यों को किस दृष्टि से देखता है? समानता की दृष्टि से देखता है। उसे कोई इस बात से प्रभाव नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस जाति से है, किस धर्म से है, किस पद से है, वो धनवान है या गरीब है, उसमें किस प्रकार की कमी है, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका काम क्या है? वो जूते सुधारने का काम करता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां और खामियां होती है और उन्हें सुधारने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर समाज में जो ऊंच नीच, जाति पाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है या वर्ग भेद हमारे समाज में फैल रहा है, उस पर इस कविता के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। तो यहाँ शैली कौन सी है? व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक रूप से जूते शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मनुष्य की कमजोरियों और जीवन की वास्तविकताओं की ओर संकेत करता है। तो यह कवि ने एक साधारण मोची के माध्यम से गहरे सामाजिक संवेदना का दर्शन प्रस्तुत किया है। आगे क्या कहता है? और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, यानी जो मेरे पास जूता लेकर आया है, वो चाहे कुछ भी है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है।
तो यहाँ पर मोचीराम के माध्यम से कवि कहता है, उसके विचार कैसे हैं मोचीराम के, कि आज के समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जूते की नाप से बाहर है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में बंधा हुआ है। सभी लोगों की पहचान, उसकी हैसियत, उसकी मूल्यांकन का कोई न कोई मापदंड है, यानी उसके अनुसार उसकी पहचान की जा सकती है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है, यानी जिस पेशेवर हाथ, यानी जो कुशलता से हाथ अपना काम कर रहे हैं, और उन फटे हुए जूतों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक आदमी, यानी मोची स्वयं है, जो उन दोनों के हाथों और जूते के बीच में जुड़ा हुआ है, जिस पर टांके पड़ते हैं, और जो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। जब फटे हुए जूते को टांके लगाने लगता है, उसकी मरम्मत करने लगता है, तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जूते से बाहर निकली हुई उंगलियां उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी का प्रतीक है, और उन उंगलियों को लगने वाली जो चोट है, वो मोची को ऐसे महसूस होती है जैसे अपनी छाती पर हथौड़ा पड़ रहा है। अर्थात यहाँ जो जीवन के अभाव है, गरीबी है, या मेहनत मजदूरी करने वाले जो वर्ग के जीवन में कष्ट और अभाव हैं, उनका चित्रण किया गया है। संवेदनशील व्यक्ति ही दूसरों के दुख को समझ सकता है, जो मोचीराम के माध्यम से यहाँ कवि ने चित्रित किया है। मोचीराम केवल जूतों की मरम्मत नहीं करता, वो मनुष्य की पीड़ा को भी समझता है। तो यहाँ पर जो जूते का नाप का प्रयोग किया गया है, ये सामाजिक वर्ग व्यवस्था और उसके मूल्यांकन का प्रतीक है। जूते से झांकती हुई उंगलियां जो यहाँ इस पंक्ति का प्रयोग किया गया है, तो ये उसके गरीबी और उसके अभावग्रस्त जीवन को दिखाती हैं। हथौड़े की तरह सहता है, तो यहाँ कौन सा अलंकार अगर देखें तो कौन सा है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सरल और यथार्थवादी शैली का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। आगे क्या कहते हैं? यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, और आदमी की अलग अलग नवेयत बतलाते हैं। जो मोचीराम है, वो कवि को बताता है कि इस दुकान पर मरम्मत के लिए तरह तरह के जूते आते हैं मरम्मत करवाने, और उन जूतों को देखकर आदमी के अलग अलग नवेयत, यानी उसके स्वभाव, उसकी स्थिति, वो व्यक्ति कैसा है, उसकी पहचान बतलाते हैं। यानी जूतों से मोचीराम उस व्यक्ति की परिस्थितियों को, उसके जीवन को, कहने का भाव क्या है कि प्रत्येक जूता उस व्यक्ति की, जिसका वो जूता है, उसकी एक अलग कहानी कहता है, उसकी एक अलग शख्सियत का बखान करता है। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है, और एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। यहाँ पर वो एक जूते का उदाहरण देता है कि इतना अधिक टूटा फूटा, जगह जगह चकतियां लगी हुई हैं, जगह जगह जो उसको जोड़ने का काम किया गया है, चकतियां यानी पैबंद कह सकते हैं, पैबंद लगा है। वह जो जूता है, वो जूता ना लगकर कैसे लगता है? चकतियों की थैली, यानी जैसे पैबंदों की थैली है। ये जूता एक गरीबी का प्रतीक है, या गरीब व्यक्ति के, जैसे कहें कि उसके चेहरे पर जैसे चेचक ने चुग लिया है, यानी जैसे एक गरीब आदमी का चेहरा ऐसे दिखाई देता है जैसे चेचक के दाग उसके चेहरे पर लगे हैं, तो चेचक ने उसके चेहरे को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उसी प्रकार वो जूता उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसका बखान करता है। तो यहाँ उस व्यक्ति के चेहरे पर एक कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने अभावग्रस्त जीवन के साथ अपना जीवन जीता है, या अभाव में वो अपना जीवन जीता है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, लेकिन यहाँ नीरसता का भाव नहीं है। व्यक्ति के चेहरे पर एक कमजोर और बनावटी मुस्कुराहट भी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है। तो यहाँ पतंग का उदाहरण दिया गया है कि कवि उस मुस्कान की तुलना टेलीफोन के खंभे में फंसी हुई पतंग से करता है। जैसे कोई फंसी हुई पतंग हवा में हिलती डुलती और खड़खड़ा रही है, यानी फंसी हुई पतंग हवा में
जब हवा चलती है तो खड़खड़ाहट उत्पन्न होती है, ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसे ही उस व्यक्ति की मुस्कान भी क्या है, अस्थिर, कमजोर और विवश दिखाई देती है। यानी उसकी चेहरे की जो मुस्कान है वो कैसी है, विवशता से युक्त है, विवश मुस्कान है, उसमें उसके जीवन की विवशता उसकी मुस्कान में नजर आती है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूँ, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूँ भीतर से। जो मोचीराम है वो कहता है कि बाबूजी, मैं उससे कहता हूँ कि इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? क्यों? क्योंकि जूते की हालात जो है वो काफी खराब है। इस पर अगर मरम्मत कर भी दी जाएगी तो वो पैसा जो लगेगा वो व्यर्थ है, बेकार है। यानी इससे उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण होता है। लेकिन वो कहता है कि मैं जब ये कहता हूं तो मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, भीतर से वो महसूस करता है, यानी उसे पता है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति का क्या है। तो यहाँ पर वो उसकी बुरी स्थिति, उसकी आर्थिक दुर्दशा पर वो कह तो देता है कि बाबूजी इस पर पैसा व्यर्थ क्यों लगा रहे हो, लेकिन उसकी आवाज ये कहती हुई लड़खड़ा जाती है, क्योंकि वो उसकी सच्चाई को जानता है। भीतर से क्या महसूस करता है, एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चक्कियों की जगह आंखें टांगता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि मेरी आवाज लड़खड़ा जाती है। क्यों लड़खड़ा जाती है? क्योंकि इससे उसी का धंधा खराब हो रहा है। मोचीराम उस गरीब व्यक्ति के बारे में कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन उसके मन में आंतरिक संघर्ष पैदा हो जाता है। उसे भीतर से एक आवाज सुनाई देती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? या जाति का अर्थ केवल सामाजिक जाति नहीं है, बल्कि अपनी ही गरीब और श्रमिक वर्ग से इस शब्द को जोड़ा गया है। मोची स्वयं भी उसी वर्ग का सदस्य है। इसीलिए जब वह कभी किसी गरीब व्यक्ति की दयनीय दशा पर टिप्पणी करता है, तो उसे लगता है कि वो अपने ही वर्ग के लोगों का अपमान कर रहा है। इसी कारण वो कहता है कि मैं चकतियों की जगह आंखें टांगता हूँ। चकतियां, इन जो पैबंद लगी है, उनकी बजाय वहां पर अपनी आंखें टांकने लगता है। अर्थात वो उस व्यक्ति के दुख, उसकी विवशता, उसकी पीड़ा की गहराई को देखने लगता है और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। और पेशेवर कर्तव्य और मानवीय संवेदना के बीच वो संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। एक जूता और है जिससे पैर को नांद कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है और जाना कहीं नहीं है। इसके बाद वो दूसरे प्रकार के जूते के मालिक का वर्णन करता है। वो बताता है कि एक अलग तरह के जूते भी हैं, जिसके एक जूता और है, यानी एक अलग स्तर का व्यक्ति भी है, यानी उसकी स्थिति अलग तरह की है। यह व्यक्ति जूते को कसकर बांधता है और बांधकर निकलता है, किसके लिए? सैर के लिए। वो लेकिन वो कहता है कि ना तो वो अक्लमंद है, ना ही उसे समय का सम्मान करता है, ना ही उसे समय की कद्र है। वह न तो वास्तव में बुद्धिमान है और न ही वो वक्त का पाबंद है, यानी समय का सम्मान नहीं करता। उसकी आंखों में कैसा भाव है? लालच भरा हुआ है। उसकी हाथ में घड़ी है, लेकिन उसे कहीं पहुंचना नहीं है, वो दिखावा भर करता है। उसे जल्दबाजी है, उसे जल्दी जाना है, लेकिन वो उसे कहीं जाना नहीं है। तो यहाँ पर मोचीराम जो है वो बताता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी वास्तविक उद्देश्य के केवल धन और लाभ की दौड़ में लगे हुए हैं। लालच और दिखावटी व्यस्तता का वो केवल बखान करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। तो उन ऐसे लोगों पर यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से तीखा व्यंग्य किया गया है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों के चरित्र और मानसिकता का चित्रण किया है जो अलग अलग वर्ग का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। वह कोई बनिया है, यहाँ पर मोचीराम अनुमान लगाता है, वह कोई बनिया है या बिसाती है। बिसाती यानी व्यापारी, बिसाती व्यापारी कह सकते हैं या फेरी वाला कह सकते हैं, फेरी वाला या कोई व्यापार करने वाला। मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। लेकिन वो यहाँ पर आकर रोब ऐसा दिखाता है कि जैसे वो हिटलर का नाती है, यानी कोई हिटलर का रिश्तेदार है। इसे बांधो, उसे काटो, हियां ठोको, वहां पीटो। और वो आकर क्या कहता है वहां मोचीराम से, जब अपना जूता ठीक करवाता है
कि इसे यहाँ से बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहां पीटो, घिस दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ, ओफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। मोचीराम उस व्यक्ति विशेष का या उस वर्ग का चित्रण यहाँ पर कर रहा है जो देखने में ऐसे लगता है किसी बनिया या व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ है। उसके व्यवहार में कैसा उसका व्यवहार है, बहुत ही अहंकारी है। वो अहंकार से अपने धन के अहंकार से भरा हुआ है, इसीलिए वो मोचीराम पर रोब मारता है। वो उसे आदेश देता है कि मेरे जूते को तुम कैसे ठीक करो, ऐसे करो, वैसे करो, चमकाओ, आईने जैसा बना दो। यानी वो बहुत सारा काम मोचीराम से करवाना चाहता है। और लेकिन काम करवाते समय वो साथ में ये भी दिखाना चाहता है कि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, रुमाल से कभी हवा करता है, और इसके साथ साथ सड़क पर आने जाने वाले लोगों को बहुत ही तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से घूरता है। उसका व्यवहार कैसा है, जैसे वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। तो यहाँ मोची राम उनके बारे में बताता है जो एक अलग वर्ग है, अलग तरह के जो लोग हैं। गरज कर के घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंककर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहूक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। यहाँ मोचीराम से लगभग घंटे भर खटवाता है, यानी घंटे भर मेहनत करवाने के बाद भी जब पैसे देने की बारी आती है, साफ नट जाता है, मना कर देता है। जितने पैसे उसकी मेहनत बनता है, उसकी मेहनताना बनती है, वो पैसे देने के बजाय उल्टा मोची को ही दुत्कारता है, उस पर गुर्राता है कि तुम शरीफों को लूटते हो, उस पर क्रोध करता है और कुछ सिक्के फेंक कर वहां से आगे चला जाता है। मोचीराम अचानक लेकिन और आगे बढ़कर वो क्या करता है, चिहूक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, सिक्के फेंकना, उस पर गुर्राना, ये क्या दर्शाता है कि जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उच्च वर्ग के समझते हैं, अमीर वर्ग से जोड़ते हैं, वो किस प्रकार श्रमजीवी वर्ग का शोषण करते हैं। तो मोचीराम जब उसके पेशे और श्रम का अपमान होता है तो उसके मन में एक पीड़ा, एक आक्रोश का भाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ उसकी मेहनताना भी नहीं देता और उसके साथ क्या करता है, दुर्व्यवहार करता है। तो यहाँ पर अमीर और स्वार्थी लोग अक्सर किस प्रकार जो श्रमिक हैं उनके साथ उनका अपमान करते हैं या उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं करते, उसका चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ समाज में श्रम का शोषण और श्रमिकों का अपमान, ये केवल एक मोचीराम के साथ नहीं है बल्कि एक गंभीर समस्या है। अपमान और अन्याय की पीड़ा को मन में दबाकर उसके मन में जो भाव आता है, जो पीड़ा आती है, वो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाई गई है। यहाँ हिटलर का नाती कहा गया है, जो हमने ये पंक्ति की थी कि हिटलर का नाती, इसमें अहंकार और तानाशाही प्रवृत्ति का भाव नजर आता है। आगे देखते हैं। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील यानी शोषण और अपमान, आक्रोश का भाव दबी रह जाती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है, मोचीराम कहता है कि जब उसके पेशे पर चोट पड़ती है, यानी वो काम भी करता है लेकिन अपमान भी उसे सहना पड़ता है, तो उसके मन में एक पीड़ा का भाव आता है, दुख का भाव आता है। तो ऐसे में उसे एक कहीं ना कहीं एक चोर कील को यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है, जो जूते में छिपी हुई कील होती है और कहीं ना कहीं वो उंगली में चुभ जाती है। वो मोची की नजर भी उसको परख नहीं पाती और वो उसकी उंगली में चुभ जाती है। बिल्कुल वैसे ही उस अमीर वर्ग या अहंकारी वर्ग के द्वारा जब अपना काम करने पर भी श्रम करने वाले का शोषण किया जाता है तो उसे वैसी ही पीड़ा होती है, वैसी ही टीस लगती है। उस शोषण से वो दर्द बनकर उभर जाती है और मौका पाकर उभरती है, यानी वो दर्द उभरता है जब उसे अवसर लगता है और उंगली में गड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। तो यहाँ पर वो कहता है कि इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है, यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि जो चोर कील है ये प्रतीकात्मक रूप से इसका प्रयोग किया गया है, जो शोषण और अपमान की पीड़ा को दिखाती है।
और जब अवसर मिलता है तो वो दर्द उभर उभर उठता है, यानी परिस्थितियां जब ऐसी आ जाती है तो वो दर्द एक तीखा दर्द बनकर उभरता है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ समाज के श्रमिक और शोषण वर्ग पर तीखा और करारा व्यंग्य किया है, यानी जो श्रमिकों का शोषण करते हैं उनका चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। मोचीराम कहता है कि उसके मन में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। वह जानता है कि जो जूते हैं और उसका पेशा है, उसके पीछे एक वास्तविक इंसान मौजूद है। जब वह जूते में टांके लगाता है, टांके पड़ते हैं यानी जब उसकी मरम्मत करता है, उस पे टांके लगाता है, तो उसे लगता है कि ये टांके केवल जूते पर नहीं पड़ रहे, बल्कि उस व्यक्ति के जीवन और संघर्षों पर पड़ रहे हैं। जूते से बाहर निकली हुई जो उंगलियों की चोट है, वह उसकी छाती पर हथौड़ी की तरह महसूस करता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद वो जीवन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वो यहाँ पर कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवित रहने और काम करने के पीछे कोई सही तर्क नहीं है, यानी सही उद्देश्य नहीं है, जिसमें नैतिकता नहीं है, मानवीय मूल्य नहीं है, तो फिर राम नामी यानी राम के नाम पर राम के नाम को बेचना, वस्तुएं बेचना या अनैतिक काम करना, इससे तो अनैतिक काम किस लिए करना? अपना जीवन यापन करने के लिए। तो वो ये कहना चाहता है कि राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके, यानी वेश्यावृत्ति करवाकर या स्त्रियों को इधर उधर बेचकर पैसा कमा लेना, दोनों में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। यानी अनैतिक कार्यों के माध्यम से जीविका कमाना और राम नाम को बेचकर पैसे कमाना, दोनों में उसे कोई फर्क नजर नहीं आता। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। मोचीराम कहता है कि यही वह स्थिति है जहां जो व्यक्ति है अपने पेशे और व्यक्तिगत पहचान से अलग होकर भीड़ का एक साधारण हिस्सा बन जाता है। उसकी विशेषता समाप्त हो जाती है और वो समाज की जो सामान्य समस्याओं से प्रभावित होने लगता है, उस बात को, यानी वो हिस्सा बन जाता है, यानी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। जो उस भीड़ की समस्याएं हैं वो उस व्यक्ति की भी समस्याएं बन जाती है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। और यहाँ पर मोतीराम ये बताता है कि भाषा, परिस्थितियां और समय सभी उससे प्रभावित होते हैं। मौसम यानी समय, जो बदलता हुआ परिवर्तनशील मौसम है, सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है और मौसम उसे सताता है। अंत में वो किसका उदाहरण देता है? यहाँ पर बसंत ऋतु का उदाहरण देता है। जो बसंत ऋतु है, दिन को ताने हुए कपड़े, जिसे क्या कहा है? दिन को तांत यानी ताने हुए कपड़े की तरह लंबा कर देता है। जैसे एक कपड़ा तान कर खूब लंबा कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तांत कहते हैं। वैसे ही बसंत ऋतु का जो दिन है वो लंबा होता है और पेड़ों पर लाल लाल नए पत्ते ऐसे दिखाई देते हैं जैसे धूप में सूखने के लिए हजारों सुख तल्ले यानी चमड़े के टुकड़े, जो लालिमा लिए होते चमड़े के टुकड़े होते हैं, उनको जैसे धूप में सुखा दिया जाता है जब उनसे जूते बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बसंत में पेड़ों के नए आते हुए लाल पत्ते वैसे ही दिखाई देते हैं। यहाँ पर धूप में सीजने यानी सूखने के लिए लटकाता है। जैसे कोई मोची उन चमड़े के टुकड़ों को सूखने के लिए लटकाता है, बस वैसे ही बसंत ऋतु पेड़ों पर लाल लाल पत्तों को ऐसे लगता है कि सूखने के लिए उसने लटका दिया हो। तो यहाँ पर मोचीराम के माध्यम से बताया गया है कि प्रत्येक पेशे और वस्तु के पीछे कोई ना कोई संवेदनशीलता रहती है। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि नैतिक और जो जीवन का सार्थक उद्देश्य है उसको पूर्ण करना भी है। इसके साथ साथ यहाँ ये भी बताया गया है
कि सही तर्क और मूल्यहीन जीवन मनुष्य को भीड़ का एक हिस्सा बना देता है। जैसे कि हमने इन पंक्तियों में किया था कि भीड़ का एक हिस्सा बन जाता है। सभी मनुष्य समान रूप से जीवन की कठिनाई और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। मोची अपने श्रम और अनुभवों के आधार पर यह बिंब प्रस्तुत करते हुए ये बताते हैं, जैसे कि जूते से झांकती हुई जो उंगलियां उन्होंने ली है कि जूते से झांकती है उसकी उंगलियां। इसमें इन पंक्तियों में वो बताना चाहता है कि किस प्रकार जो गरीब व्यक्ति है उसके जीवन में संघर्ष है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से झांकती हुई उंगलियां किसका प्रतीक है? गरीबी और संघर्ष का प्रतीक है। भाषा उसे काटती है, मौसम उसे सताता है। तो यहाँ ये इसका क्या है, इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। दिन को तांत की तरह मानता है, तो दिन को तांत माना है, अर्थात यहाँ कौन सा अलंकार है? दिन को तांत की उपमा दी गई है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। लाल पत्तों का ऐसे सूखना जैसे हजारों सुख तल्ले, जैसे चमड़े के टुकड़े। तो यहाँ मौलिक बिंब उसने अपने पेशे के अनुसार प्रस्तुत किया है। तो कविता की ये पंक्तियां सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना और दार्शनिक चिंतन का सुंदर समन्वय कही जा सकती हैं। आगे, सच कहता हूँ उस समय राम्पी की मूड को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। मोचीराम कहता है कि उस समय, कौन से समय? जब समाज में विषमता, गरीबी, मनुष्य के दुखों के बारे में सोचता हूँ, तो राम्पी जो उसका औजार है, उसकी मूठ यानी उसके हाथ में पकड़ने का जो हिस्सा है, उसको हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंखें कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, यानी उसके विचार जो है अपने काम पर केंद्रित नहीं रहते, अर्थात अपने काम पर ध्यान लगाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मन किसी झुंझलाते हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। मन जैसे एक बच्चा झुंझला जाता है, उसी प्रकार से मेरा जो मन है वो अपने काम पर नहीं टिकता, बार बार उस काम को करने से इनकार करता है। लगता है चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। यहाँ उसे महसूस होता है कि जो चमड़े की शराफत यानी जो उसकी शांति प्रिय जो स्वभाव दिखाई देता है, यानी बाहरी चमक, और जो उसकी शराफत है उसके पीछे कोई एक क्रूर व्यवस्था छुपी है, कोई जंगल है। जंगल यानी क्रूर व्यवस्था, जहां पर कोई नियम नहीं है, कोई नैतिकता का भाव नहीं है। तो जंगल का अर्थ क्या है? यहाँ पर शोषण, अन्याय, सामाजिक असमानता, उस विचार को यहाँ इस शब्द के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है, जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। यानी पेड़ अचानक किसी पर वार कर दे, जैसे कोई उस प्रकार से जैसे जंगल में कोई अचानक पेड़ से कोई आए और किसी पर वार कर दे, तो ये व्यवस्था मनुष्य पर उसी प्रकार चोट करती है। जो हमारे आसपास व्यवस्था फैली है, ये उसी प्रकार चोट करती है जैसे कोई पेड़ से अचानक कोई किसी पर वार कर दे। यानी जंगल में नहीं पता चलता किस तरफ से कौन सा जीव, कौन सा जानवर वार कर सकता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर जंगली राज जिसको कहा है, जंगल कहा है, यानी अव्यवस्था का प्रतीक ये शब्द है। और ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। मोचीराम कहता है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, चौंकने की यानी हैरान होने या आश्चर्य करने की बात नहीं है, बल्कि ये तो गंभीर विचार है जिस पर सोचने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन को केवल पुस्तकीय ज्ञान समझते हैं, यानी किताबों से नापते हैं, केवल किताबों तक जुड़े रहते हैं, उसी को वास्तविक समझ लेते हैं, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर हैं। तो यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि उनके पास वास्तविक अनुभव नहीं है, वो केवल किताबी ज्ञान को जीवन का वास्तविक ज्ञान मान लेते हैं, और जीवन में जो कठोर सच्चाइयां हैं उनका सामना करने का साहस वे नहीं रखते, वे उनकी बातों को नहीं समझ पाते। और क्या कहते हैं, कोई ना कोई मौके पर, खून के किसी कमजात मौके पर वह बड़ी आसानी से कह सकता है, यानी कोई ना कोई ऐसा मौका जब मिले तो वो ये बात कह सकता है कि तू केवल मोची नहीं है,
यहाँ कहने का भाव क्या, मोची नहीं शायर है। अर्थात उन्हें लगता है कि ये केवल साधारण मोची नहीं, इतनी गहरी और संवेदनशील बातें ये कर रहा है, तो मानते हैं कि ऐसी बातें तो कौन कर सकता है कि कोई कवि ही, कोई शायर ही कर सकता है। असल में वो कहता है कि वो एक गलतफहमी के शिकार हैं। वे ये नहीं समझते कि जीवन के सच्चे अनुभव, संघर्ष और जो श्रम है, वो मनुष्य को गहरा चिंतक बना देते हैं। संवेदनशील और समझ केवल पढ़े लिखे लोगों की संपत्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करता है, उनका चिंतन करता है, गंभीर परिस्थितियों को अपने जीवन में देखता है, विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करता है, वो उनके बारे में चिंतन करते करते अपने आप शायर जैसा प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ पर श्रम वर्ग की गहरी सामाजिक और मानवीय समझ को दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो संवेदनशील व्यक्ति है, वो दूसरों के दुखों को देखकर विचलित हो जाते हैं। आम लोगों की बुद्धिमत्ता और जीवन दृष्टि को हमें किसी प्रकार से भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये मोची की बातों से हमें पता चलता है। वो क्योंकि मोची ये बताना चाहता है कि केवल किताबों के ज्ञान से ही हमें जीवन का पता नहीं चलता, बल्कि जो हमारे जीवन के अनुभव हैं, वो हमें वास्तविकता का ज्ञान करवाते हैं, हमारे जीवन की सच्चाई को दिखाते हैं। तो यह मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा, कौन सा अलंकार है, मन को उपमा दी गई है बच्चे के समान। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कोई आदमी जो पेड़ से वार करता है, ये सामाजिक शोषण का प्रभावशाली चित्रण इस पंक्ति के माध्यम से किया गया है। तो ये व्यंग्यात्मक तरीके से कवि ने समाज का चित्रण यहाँ पर मोचीराम के माध्यम से किया है। जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं। यहाँ पर मोचीराम क्या कहता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि व्यक्ति का पेशा ही उसकी जाति है। जैसे जो मोची हैं, वो चमड़े का काम करते हैं, तो वो चमार जाति है, यानी उस चमड़े का काम करने वाले कौन है, चमार, यानी पेशा उसकी जाति है। और भाषा पर किसी विशेष जाति या वर्ग का अधिकार है। अर्थात वे क्या सोचते हैं कि गहरे विचार व्यक्त करना केवल किसका काम है, जो साहित्य से जुड़ा हुआ है, जो रचनाकार है, जो समाज में पढ़े लिखे वर्ग में शामिल है, केवल उन्हीं का काम है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। लेकिन मोचीराम इस सोच को गलत ठहराता है। वो कहता है कि वास्तविकता कुछ अलग है। जो आग है वो सबको जलाती है, ये सच्चाई है, वो सबके जीवन से होकर गुजरती है। आग यानी जो दुख है, संघर्ष है, न्याय अन्याय, जीवन की सच्चाइयाँ, जाति वर्ग पेशे, ये किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। आगे क्या कहता है कि समाज के जो कुछ लोग हैं, वो उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द मिल गए हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। अर्थात वो अशिक्षित है, या वो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, सामाजिक परिस्थितियों के कारण अपने विचारों को शब्दों में वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते। वो अन्याय को सहते रहते हैं, चुपचाप उसको सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं मिलता। उनकी पेट की आग, उनकी रोटी की भूख की चिंता उन्हें सताए रहती है और उनसे ही वो उभर नहीं पाते। जबकि मैं जानता हूं, इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। मोचीराम कहता है कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि इनकार से भरी चीख और परिस्थितियों को समझकर आई हुई जो समझदार चुप्पी है, दोनों का महत्व है। एक तो किसी बात को इनकार करते हुए जो एक चीख निकल जाती है, और कुछ समझदार होते हैं जो इनकार ना करके चुप्पी साध लेते हैं। दोनों का महत्व है। हर व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष करता है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष करता है। कोई चीख कर अर्थात खुलकर विरोध करता है व्यवस्था का, और कोई चुप रहकर उसका यानी मौन रहकर सही समय की प्रतीक्षा करता है। तो कवि के अनुसार यहाँ पर वो बताता है कि सब अपना अपना फर्ज अदा करते हैं, यानी भविष्य के निर्माण में चीख यानी प्रतिरोध
और चुप्पी का अभिप्राय क्या है? संयम। यानी चुप्पी से अभिप्राय क्या है? संयम। अर्थात संयमित चेतना के साथ, जागरूकता के साथ समाज को बदलने की प्रतिक्रिया में अपना योगदान देना, और दोनों का ही अपना महत्व है। तो यहाँ पर भाषा, अगर भावार्थ के तौर पर देखें तो भाषा और विचार किसी एक जाति और वर्ग की संपत्ति नहीं है, ऐसा मोचीराम मानते हैं। जीवन की सच्चाइयों के बारे में वो कहते हैं कि मनुष्य समान रूप से उनसे प्रभावित होता है। आग सबको जलाती है, यानी आग किसी किसी को ऊंच नीच, गरीब किसी को नहीं देखती, वो सबको एक सा उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आग जो है सबको जलाती है, यानी परिस्थितियां सबको प्रभावित करती है। अन्याय के विरुद्ध प्रत्यक्ष विरोध और विचारपूर्ण मौन, दोनों को कवि ने यहाँ पर महत्वपूर्ण माना है, और इसके साथ ये बताना चाहते हैं कि समाज के परिवर्तन में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर कुछ शब्दों को प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है, जैसे आग शब्द को लिया गया है, तो आग यहाँ किसकी प्रतीक है? दुख, संघर्ष और जीवन की कठोर सच्चाइयों का प्रतीक है। पेट की भूख जो शब्द लिया गया है, पेट की भूख जो है वो भूख और आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक है। इसके साथ जो चीख है, ये प्रतिरोध और विद्रोह का प्रतीक है। चुप धैर्य, संयम, चेतना या विचारपूर्ण प्रतीक्षा का प्रतीक है। तो कविता में गहरे सामाजिक चेतना, यथार्थवाद और दार्शनिक दृष्टिकोण का समावेश किया गया है। सरल भाषा के माध्यम से, परंतु प्रभावशाली विचारों की अभिव्यक्ति कही जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस कविता की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।